फिर आता है यूनिट 5 ऑटोप्सी। ऑटोप्सी कहा जाता है शव विच्छेदन को। जब शव की जब बॉडी की चीर फाड़ की जाती है काट के उसका, तो उसको ऑटोप्सी कहा जाता है। तो ऑटोप्सी जो सामान्यतः की जाती है वो एक तो चीरा लगाया जाता है जो पेट के पसलियों से होते हुए नीचे तक, जिसमें पेट को खोला जाता है, और एक उसके खोपड़ी का चीरा लगाया जाता है जिसमें खोपड़ी को काट कर पलट दिया जाता है, और शरीर में जो खोपड़ी में जो स्कल को हटा के उसके जो माइंड है उसके चारों तरफ, माइंड के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स होती हैं झिल्लियाँ, उनको खोला जाता है और उसमें देखा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो कहीं चोट से तो नहीं हुआ, ब्लड वहाँ जमा तो नहीं है। तो वो स्थिति को देखा जाता है कि ब्रेन हेमरेज वगैरह हुआ या स्कल में कोई चोट लगी। और जो पेट को खोला जाता है वहाँ उसके फेफड़ों की स्थिति, लंग्स की स्थिति देखी जाती है, लंग्स की स्थिति में है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, हार्ट जो खून से भरा हुआ है या नहीं है, इंटेस्टाइन का हिस्सा देखा जाता है, और इंटेस्टाइन से उस विसरा के हिस्से लिए जाते हैं, और अंदरूनी कंटेंट्स उसके स्टमक से लिए जाते हैं, इंटेस्टाइन से लिए जाते हैं। उससे ये निकाला जाता है कि उसका डाइजेशन सिस्टम कैसा था, यदि उसने कुछ खाया है, यदि पॉइजन से डेथ हुई है तो उस सिंपल को लिया जाएगा, जैसे अभी सुशांत के मामले में लिया, तो वो सारी चीज़ें उसकी सैंपल से लिए जाएंगे। लेकिन ऑटोप्सी जो करने का प्रोसीजर है इसको इसको क्रोनर कहा जाता है। जो डॉक्टर स्पेशल है हमारे यहाँ उसको जूरिस्ट, मेडिकल जूरिस्ट कहा जाता है, और वो आमतौर पे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ही करते हैं इस चीज़ को। सामान्यतः इसके करने के तरीके हैं कि इसको सनलाइट में किया जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके बॉडी का कर दिया जाना चाहिए, शरीर की पहचान और बाकी सारी पहचान होनी चाहिए, और साथ के साथ उसके पूरे कारण सभी चीज़ों, शरीर की बॉडी के निशान, पहले आम लोगों से जिसको पंच कहा जाता है, पंचनामा, उनसे उसका कंपैरिजन कराया जाए, फिर डॉक्टर लोग उसको चेकअप करें, पुलिस का निशान पुलिस से भी उसका आउटर जो पहले मार्फोलॉजी के हिसाब से पूरे पहचान लिखवा ली जाती है, पूरे निशान उनसे ले लिए जाते हैं कि आपको चोटें कौन कौन सी लग रही हैं, इसकी मार्फोलॉजी, शरीर रचना क्या है, और फिर डॉक्टर लोग उसका पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट देते हैं और बाद में उसका कंपैरिजन होता है। लेकिन आपने देखा सुशांत वाले केस में अब जैसी बातें आ रही हैं कि रात को उसका पोस्टमार्टम कर दिया दिन में, तो सनलाइट में करने का मतलब है कि सूर्य पे जो होने वाले पूरे निशान हैं, लिविडिटी वगैरह, वो अपनी सही लाइट में सही रोशनी की पहचान हो सके। यदि वो उसकी आर्टिफिशियल लाइट में किया जाएगा तो उसके साइंस वगैरह डिफ़र हो सकते हैं। और सामान्यतः ये दिन में किया जाता है या मॉर्निंग आवर्स में किया जाता है, रात को अक्सर ही, सामान्यतः रात को ये नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी परिस्थितियों को छोड़कर। तो फिर आता है एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। एम एंड ऑब्जेक्ट्स इसके मतलब है कि इससे ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति की डेथ जो क्वेश्चन है उस पर क्वेश्चन लगा है कि वो सामान्य परिस्थितियों के अलावा हुई है, तो ये पता करना होता है कि क्या सामान्य परिस्थितियों के अलावा जो उसकी मौत हुई है वो किसी के अपराध के कारण हुई है या उसने खुद ही असामान्य परिस्थितियों में, जैसे सुशांत के मामले में था कि यदि उसने सुसाइड की है तो वहाँ किसी का अपराध नहीं बनता, लेकिन दूसरों ने अगर उसको मार के लटकाया या कैसे हुआ, जैसा अब आ रहा है, या उसको जहर दिया गया कैसा, तब उसकी मौत का कारण जानना ज़रूरी था। तो प्रोसीजर यहाँ जो अडॉप्ट किया जाता है वो होता है सेक्शन 174 CRPC का और 175 CRPC का। तो ये दोनों सेक्शंस आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। वही इसमें ऑटोप्सी तभी करवाई जाती है यदि मामला उस सेक्शन में आता है, अदरवाइज़ किसी की नेचुरल डेथ हो जाती तो घर पे फिर उसको ऑटोप्सी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि मृत्यु के बाद जो उसकी रिपोर्ट हुई, जांच हुई, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहा जाता है। और ऑटोप्सी वो है जो जब उसके शरीर को चीरा फाड़ा जाता है तो उसको शव विच्छेदन या ऑटोप्सी कहा जाता है। दोनों में फ़र्क है, दोनों को आप अच्छी तरह से समझें कि दोनों का फ़र्क क्या है, दोनों का मकसद क्या है। तो इसमें आती डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स। डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम यही है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी
पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए और अच्छे तरीके से बकाया जो नॉर्म्स बताए गए हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के हिसाब से, जो डॉक्टर्स को प्रैक्टिस है या वैसे पूरे के पूरे लक्षण हैं, जो उसके हर लक्षण को जिस तरह से मैनुअल बना हुआ है उस हिसाब से उन जो करेक्टर्स हैं उनको नोट करना चाहिए, उनका कंपैरिजन करना चाहिए और अपना कंक्लूजन उस पर देना चाहिए। लेकिन अक्सर डॉक्टर लोग वहाँ नहीं करते। यदि आप प्रैक्टिकल में देखें तो ये हाल होता है कि ये सिविल हॉस्पिटल की जो मोर्चरी जिसको कहा जाता है, जिसमें शव विच्छेदन होता है, वहाँ लाशें बहुत बुरी स्थिति में पड़ी रहती हैं और सामान्यतः जो डॉक्टर हैं वो उसको खुद कभी नहीं करते, वो हाथ नहीं लगाते। वहाँ जो लाशें इस स्थिति में आती हैं तो वहाँ जो 4th क्लास होते हैं बदबू भरी लाशों में या दूसरों में, वो दारू वगैरह पी के आते हैं और वो ज़रा सा कट मोटे चाकू से कट लगा के उसको और फिर जो मोटे सुए से होते हैं उससे उसकी सिलाई कर देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। सामान्य लाशों का यही हाल होता है, वो कभी नहीं करते जहाँ फॉर्मेलिटी के तौर पर उसका पोस्टमार्टम करना है और रिपोर्ट भी उसकी बाद में बहुत दिनों बाद बनाते हैं। कायदे अनुसार रिपोर्ट उसकी वहीं हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम मामले। और इसमें मामले में सुशांत वाले में भी यही हुआ है कि उन्होंने बहुत उसमें लूप होल छोड़ दिए, चाहे उन्होंने इंटेंशनली छोड़े या गलती से, लेकिन उसमें जो सही नॉर्म्स थे वो पूरी तरह से वहाँ उन्होंने अप्लाई नहीं किए। तो फिर आता है टाइम सिंस डेथ। तो मौत के बाद का समय कैसे निकला जाए, ये कैसे पता करे कि जब उसकी पोस्टमार्टम, असल में डॉक्टर को ये देखना कि जब मैंने पोस्टमार्टम किया तब उसकी मौत को कितना समय हो चुका था, वो यही लिखेगा और उसका बाद वाला समय ऑटोमेटिक उसमें कंक्लूड हो जाता है। तो उसके पास स्थिति लाश की स्थिति में लाएगी, कब लाएगी, उस चीज़ से होते हुए तो यहाँ जो मौत का समय है वो निकालने के कई तरीके हैं। एक होता है कि मौत के बाद जब उसमें स्टिफनिंग आती है, सामान्यतः मृत्यु के 1-2 घंटे बाद शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है और अगले 12 घंटे तक वो अकड़ा रहता है। लेकिन ये डिपेंड करता है व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति का फिजिक कैसा है, बाहर की परिस्थितियाँ कैसी हैं, गर्मी और सर्दी कैसी है, और व्यक्ति को बीमारियाँ कितनी थी। यदि वो बीमारियाँ थी एंटीबायोटिक या दूसरी बीमारियाँ ले रहा था, दवाइयाँ ले रहा था, तो उस पे अलग होगा। औरतों के शरीर पे अलग असर होता है, आदमियों के सामान्य पे। तो ये सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं। तो यहाँ जो कंक्लूज़न है वो कुछ घंटों का फ़र्क रह जाता है, ये कभी क्लियर नहीं हो पाता कि उसकी मृत्यु जो शरीर में जो स्पाज़म जो अकड़न शुरू हुई थी, वो स्टिफनिंग वो कितने समय आई। तो संभावित मृत्यु का कारण जो 4-5 घंटे का वो अंतराल रखकर बताते हैं, तो मृत्यु कैसे हुई और उसका समय कितना हो सकता है। एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, तो मौत से उसका समय का आकलन कैसे किया, जहाँ उसका करेक्ट नहीं है, सिर्फ आकलन है। फ्रॉम रिगर, तो रिगर कहते हैं स्टिफनिंग को। जब पहली बार मौत के 1-2 घंटों बाद ही असल में होता है। ये रिगर होती क्यों है कि रिगर होने का कारण ये है कि जब हम जिंदा हैं तो हमारी जो शरीर में पूरे में एक तरह की एनर्जी दौड़ रही है इलेक्ट्रॉन के रूप में, जैसे बिजली के तारों में दौड़ती है, तो हमारे शरीर में भी बिजली दौड़ती है और वो बिजली दौड़ते हुए हमें एनर्जी देती है, हमारी सेल्स काम करती है। लेकिन जैसे ही डेथ होगी, हार्ट काम करना बंद होगा, तो बिजली का जो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान रुक जाएगा। तो हमारी सेल्स में जो एक तरह से फैट होती है तो वो वहाँ की वहाँ ही रुक जाएगी और फैट जो है वो एकदम से स्टिफ होना शुरू हो जाएगी, अकड़नी शुरू हो जाएगी और हमारा शरीर फिर वो मृत्यु के बाद अकड़ना शुरू हो जाता है। इसको स्टिफनेस कहते हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है, बॉडी कैसी है, हल्की है, भारी है, फैट कितनी है, उसके सेक्स पे डिपेंड करता है, उम्र पे डिपेंड करता है और बाहर के वातावरण पे भी डिपेंड करता है। ये स्थिति लगभग 11-12 घंटे तक रहेगी और फिर वापस शरीर में जब अंदर जीवाणु काम करना शुरू करेंगे और वो जो फैट जो एकदम स्टिफ हुई थी वो वापस गलना शुरू हो जाएगी, तो फिर बॉडी धीरे धीरे ढीली होना शुरू हो जाती है। तो अगले 12 घंटे के बाद वो बॉडी ढीली होना शुरू हो जाती है। तो उससे मृत्यु का कारण वो डॉक्टर के पास कितनी गई, लेकिन अक्सर जो पोस्टमार्टम होते हैं वो घंटों बाद या दिनों बाद होते हैं, तो ये लक्षण वहाँ ख़त्म हो जाते हैं।
इसमें फिर आता है एक पोस्टमार्टम स्टेनिंग। यहाँ स्टेन का मतलब धब्बे हैं, लेकिन ये कौन से धब्बे हैं? जब हम जिंदा हैं तो हमारा खून पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही किसी की मृत्यु हो जाएगी वो लेट जाएगा, जिस भी स्थिति में होगा वो ज़मीन पर ग्रेविटेशन फोर्स के हिसाब से नीचे गिर जाएगा, और तब उसका खून जो है, वो जो खून दौड़ रहा था ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, अब वो खून दौड़ना बंद हो जाएगा और वो शरीर के उस हिस्से में नीचे चला जाएगा जिस हिस्से में बॉडी पड़ी है। तो वहाँ वो खून उसका स्किन के साथ शुरू हो जाएगा लगना, और पहले उसका रंग रेड होगा कुछ समय बाद, और फिर धीरे धीरे नीला होगा। लेकिन अब ये होगा कि खून जो है वो बॉडी के साथ उस हिस्से में, अगर हम पेट के बल लेटें या कमर के बल पड़ी है लाश, तो पूरे कमर के नीचे और टांगों के नीचे खून आ जाएगा, और वो एक तरह से स्टेन दिखाएगा, रंग दिखाएगा, जिसको धब्बे कहते हैं, उसको लिविडिटी कहा जाता है। और यदि उसकी मृत्यु के 2-3 घंटे बाद उसको पलटा जाए बॉडी को, तो वहाँ रंग के धब्बे देखेंगे, और सामान्य आदमी उसको समझता है कि इसकी चोटें लगी हैं, जबकि वो लिविडिटी होता है। लेकिन मृत्यु के बाद यदि वो उसी स्थिति में 8-10 घंटे पड़ा रहे तो लिविडिटी वहाँ अलग तरह की दिखेगी, और जिसके किनारे रेड कलर के आ जाएंगे। लेकिन यदि उस शरीर को 1-2 घंटे बाद पलट दिया गया तो लिविडिटी जो थोड़ी देर दिखी थी, अब वो बाद में शरीर की स्थिति बदल गई तो लिविडिटी दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन पहले वाली भी कायम रहेगी। तो उससे ये डॉक्टर और पुलिस वाले ये पता लगाते हैं, यदि उनको ज्ञान हो कि 2 तरफ लिविडिटी, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी पहले एक तरफ पड़ी रही कुछ समय, फिर उसको वहाँ से उठा के दूसरी जगह रखा गया, तो इट मीन्स उस व्यक्ति की मृत्यु सामान्य नहीं असामान्य हुई। तो इसको कहा जाता है लिविडिटी का कारण, या पोस्टमार्टम स्टेनिंग इसको कहा जाता है, या लिविडिटी कहा जाता है। फिर आता है पुट्रीफैक्शन। पुट्रीफैक्शन का मतलब होता है शरीर का गलना शुरू हो जाना। पुट्रीफैक्शन ये लगभग 24 घंटे बाद या उससे पहले ही मौसम के हिसाब से, जैसे ही हमारी मृत्यु होगी, हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया पहले भी थे, लेकिन पहले उनको जीवित बैक्टीरिया रोक रहे थे, तो मृत्यु के तुरंत बाद बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, और सबसे पहले इंटेस्टाइन में जहाँ भोजन पड़ा रहता है वहीं एक्शन होता है, और भोजन के साथ गैस बननी शुरू होती है, शरीर फूलना शुरू हो जाता है, और शरीर के अंदर गैस का दबाव बढ़ने लग जाता है, पेट फूलेगा और गैस बढ़ते हुए ऊपर को आएगी, आंखें बाहर को आने लग जाएंगी, धीरे धीरे जीभ भी बाहर को निकलेगी, और एक्सक्रीशंस वगैरह वो एनल पार्ट से या वेजाइना से बाहर को रिसाव होना शुरू हो जाता है। और इवन कि ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट औरतों में कभी कभी 1 या 2 दिन जहाँ उसकी मैच्योर स्टेज के नज़दीक बच्चा हो, तो बच्चे तक भी जो बॉम्ब है उसका फीटस भी बाहर आने की स्थिति में हो जाता है। तो इस स्टेज से लगाया जाता है कि जैसे ही वो 24 घंटे के बाद उस शरीर में थोड़ी पुट्रीफैक्शन बनेगा, तो बदबू वाला सामान बनेगा, तो बदबू वाला सामान बनते ही वहाँ मक्खियाँ उस पर आनी शुरू होंगी, तो मक्खियाँ उसकी जो हिस्सा उसका नंगा उनको मिलेगा वहाँ बैठेंगी, और बैठते ही वो अपने अंडे वहाँ छोड़ेंगी, तो अंडों से मैगट शुरू हो जाते हैं, जो लार्वा जिसको कहते हैं। तो लार्वा की स्थिति आ जाएगी, तो लार्वा के अगले 48 घंटों के बाद उस लार्वा की साइज़ क्या होगा, फिर साइज़ से मैगट बनेंगे, और मैगट से बाद व्यस्त। तो इस तरह से उस मैगट की स्थिति से और उसमें पुट्रीफैक्शन की स्थिति से, शरीर के फूलने की स्थिति से डेथ का जो पता लगाया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि डेथ कितने घंटे पहले हो चुकी थी, जो इसमें मैगट आ गए, लार्वा आ गए, शरीर फूल गया, इतनी गैसें जिसमें आ रही हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उसका टाइम जो है वो नोट करने में पता करती हैं। इसको पुट्रीफैक्शन या पूती भवन भी कहा जाता है, शरीर का गलना शुरू होना। फिर होता है एडिपोसर फॉर्मेशन। एडिपोसर फॉर्मेशन एक तरह का बहुत ज़्यादा फैट वाले शरीरों पे, खास करके बहुत छोटे बच्चे जो गुलगुले से शरीर वाले होते हैं, जो बहुत बॉडी वाले होते हैं, और मौसम के हिसाब से एकदम बॉडी गलने से पहले ही उसका पुट्रीफैक्शन कम होता है, और वहाँ उस पर एकदम मोम जैसी एक परत सी बनने लग जाती है। बहुत कम जगहों पे होता है, खास करके बर्फीले एरिया में भी हो सकता है, जहाँ
पुट्रीफैक्शन नहीं हो पाता टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो उस शरीर से मोम जैसी ऊपर आने लग जाती है, उसको कहते हैं एडिपोसर बनना। एडिपोज मीन फैट ही होती है, फैट जैसी मोम बन जाती है। तो फिर आता है ममीफिकेशन। ममीफिकेशन, यहाँ इन्होंने नमी लिखा है, नमी नहीं, ये ममीफिकेशन है। ममीफिकेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें पुट्रीफैक्शन बॉडी का होने का समय नहीं मिलता, मौसम इतना गर्म होता है और वहाँ ह्यूमिडिटी भी नहीं होती कि बॉडी सीधे ही एडिपोजर भी नहीं होती, पुट्रीफैक्शन भी होने का समय नहीं मिलता, और एकदम से वो बॉडी का पानी जो है वो एकदम निकल जाता है और बैक्टीरिया को एक्शन करने का समय नहीं मिलता और शरीर एकदम से सिकुड़ जाता है। तो वहाँ उसमें उस चीज़ को कहते हैं ममीफिकेशन। जो मम्मी फिल्मों में आपने देखा मिस्र वाले ऐसा ही करते थे कि उस पर केमिकल लगा देते थे, उनके शरीर से गलने वाले हिस्से जो अंदर से थे मुलायम, इसको निकाल कर फेंक देते थे और केमिकल लगाने के बाद उसको सुखा देते थे, और उस सुखाने की प्रक्रिया को कहते हैं ममीफिकेशन। तो इजिप्ट वगैरह में वैसे भी नमी कम होती थी और ये हो जाता था। सामान्यतः ये प्रोसेस जब लेबोरेटरी में कुछ जानवरों को जिनको स्टफिंग की जाती है तो उनके में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, उनके मुलायम हिस्सों को एकदम से बाहर निकाल के उनके अंदर कुछ भर दिया जाता है और फिर वो एकदम सुखा दिए जाते हैं। तो गलने से पहले ही उनको सुखा के मम्मी बना दी जाती है, इसको कहते हैं ममीफिकेशन। यहाँ पुट्रीफैक्शन होता ही नहीं है कुदरती रूप से, एकदम सूख जाए। अक्सर आपने देखा होगा हमारे घरों में कभी कभी देखते हैं कि छिपकलियाँ नीचे एकदम सूखे हुए स्थिति में मिल रही हैं पूरी की पूरी, और वो गली नहीं, उसको कीड़ियों ने खाया नहीं। या चूहा कभी कभी मिल जाता है जो पूरी बॉडी शेप में मिल जाता है एकदम सूखे हुए शरीर में, तो वो मम्मी ही होती है। फिर आता है चेंजेस इन द आइज़। तो आँखों में क्या फ़र्क पड़ता है? आँखें जो कुदरती तौर पे हमारी जो आँखें हैं, कुदरती तौर पे यदि हम आँखों को दें तो हमारी आँखें खुली रहने के लिए बनी हैं। जब हम पलक झपकाते हैं तो वो उसकी अब नॉर्मल स्थिति है, सो जाना अलग है, इसलिए से हमारी सामान्य तौर पे आंखें खुली रहती हैं। तो मृत्यु के बाद भी आंखें अध खुली सी ही रहती हैं, यदि वो बंद हैं तो उसका कारण कुछ और है। और धीरे धीरे उसमें पुतलियाँ जो हमारी जो आइरिस है वो कितनी है, यदि डर से मौत हुई है तो पुतलियाँ फैली हुई मिलेंगी, या यदि गला दबाया गया स्ट्रैंगुलेशन है तो उसमें खून भी आ जाता है, तो रेड कलर की पलकों में या आइरिस के आसपास रेड कलर का खून मिलता है, तो इसलिए आँखों की स्थिति से भी पता चल जाता है। फिर आता है स्किन। स्किन की स्थिति क्या है? नॉर्मल स्थिति में स्किन वैसे ही रहती है, लेकिन यदि अचानक मृत्यु हुई है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण स्किन जो है एक तरह से वो रेडिश कलर में आएगी। स्किन के ऊपर जो हेयर हैं, जो बाल हैं, वो भी एकदम से इरेक्ट स्थिति में मिल जाते हैं और स्किन का थोड़ा पोस्चर बदला हुआ मिलता है। यदि पानी में गिरी मिली है बॉडी तो उसका अलग तरह का पोस्चर होता है। तो हल्के हल्के लक्षण जो स्किन के हैं, लेकिन यहाँ ये बता दें कि ये जो सारे लक्षण हैं ये बॉडी टू बॉडी, टेम्पर टू टेम्पर, समय टू समय और वातावरण से वातावरण पे हर चीज़ डिफ़र करती है। तो हर चीज़ का एक अलग तरह की साइंस होगी जो हर जगह पे अलग तरह की अप्लाई की जा सकेगी। फिर आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो ये वही कैटागोरिक प्रिसिजम या रिगर की है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जब पहली बार मृत्यु होने के शुरुआत के समय में एकदम से शरीर उसका रिलैक्स है, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो एकदम अकड़ना शुरू होगा और 12 घंटे बाद वो फिर रिलैक्स हो जाएगा और वो ढीला होना शुरू हो जाएगा। और 24 घंटे बाद जब उसमें पुट्रीफैक्शन शुरू हो जाता है बॉडी में, अगर उसको जलाया नहीं जाए या बॉडी लावारिस कहीं पड़ रही है, तो 12 घंटे या 24 घंटे बाद उसके समय के मुताबिक उसमें फिर गैसेज वगैरह बननी शुरू हो जाती हैं। पुट्रीफैक्शन होता है तो हर सेल के अंदर गैस बनेगी, तो फिर वो जो होगी वो पहले उसी शेप में बिना शेप बड़े उसमें स्टिफनेस आई थी, लेकिन बाद वाले जो बाद आएगा हिसाब 24 या उसके बाद वाले हिस्से में तब शरीर फूलना शुरू होगा, तब भी स्टिफनेस होगी, लेकिन एक तरह की फूली हुई स्टिफनेस होगी। और उससे पता चल जाएगा कि ये सेकेंडरी तरह की रिलैक्सेशन जो फर्स्ट हुई
रिलैक्स हो गया, उसके बाद सेकेंडरी जो रिलैक्सेशन है फिर वो बहुत बाद में ही जाएगी, तो फूलना शरीर शुरू हो जाएगा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिलैक्सेशन के हिसाब से उसका समय का ज्ञान किया जा सकता है। इन ड्राउनिंग केस, जब पानी में डूब के मरा है तो क्या स्थिति रहेगी? फ्रॉम फ्लोटेशन ऑफ बॉडी। तो सामान्यतः ये होता है कि जब कोई व्यक्ति पानी में गिरा, उसने बचने की कोशिश की, और जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो जब उसके हाथ ज़मीन में या उसके हाथों में कैडावरिक स्पेजम आ रहा था या वो कुछ पकड़ रहा था, तो सामान्य स्थिति ये थी कि उसका सिर आगे को झुका हुआ था। सिर आगे को झुका होने के कारण ग्रेविटेशन फोर्स सिर की तरफ हमारा भार ज़्यादा होगा, सिर का भी और ऊपरी बॉडी का भी। तो सिर जो है, बॉडी जो है वो पानी में उल्टी स्थिति में हो गई। तो उल्टी स्थिति में चलते हुए यदि पानी चल रहा है तो वो धीरे धीरे नीचे नीचे चलेगी, लेकिन लगभग उसको 24 घंटे बाद पानी में स्थितियाँ, पानी गर्म है, ठंडा है, बॉडी कैसी है, तो वहाँ भी उसमें ममिफिकेशन, उसमें गैसें वगैरह बननी शुरू हो जाएंगी, और पानी जो स्किन के जो सेल्स है उसमें गैसेज बननी शुरू होगी। गैसेज बनने के बाद बॉडी पानी से फ्लैट होती जाएगी और वो तैरना शुरू कर देगी। तो अक्सर बॉडी जो है पानी में 24 घंटे के बाद पानी के ऊपर आती है। 24 घंटे तक बॉडी जो है पानी में नीचे ही रहेगी। यदि पानी चल रहा है तो हो सकता है नीचे चलती चलती आगे निकल जाए, लेकिन सामान्यतः ये है कि वो उल्टी दिशा में, यदि मुंह उसका नीचे को है तो क्लियर साइन है कि वो उसकी मृत्यु डूबने से हुई है। और 24 घंटे के लगभग बाद में स्थितियों पर डिपेंड करते हुए ही बॉडी तैरनी शुरू होगी। तो यदि शरीर पानी के ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि मृत्यु 24 घंटे से पहले हो चुकी है। फिर वो कितना गला है, कितना फूला है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। 24 से 48 घंटे के होते होते जो स्किन है वो पानी के कारण उससे अलग होने लग जाती है। तो ये है उसका फ्रॉम फ्लोटेशन ऑफ द बॉडी। तो ये सारा समय केस का निकाल रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ द टाइम सिंस डेथ। फिर आता है इन डेड बॉडीज़। तो डेड बॉडीज़ का भी आफ्टर बरियल। अब डेड बॉडी किसी ने दबा दी, या तो उसकी मौत के बाद उसको वैसे दबाया, या नॉर्मल मृत्यु के बाद भी लोग शरीर को दबाते हैं, जैसे बच्चों का या दूसरे धर्मों वाले। बाद में पता चला कि उस पर प्रति अपराध किया गया है तो उसके शरीर को निकालना है या नहीं निकालना, तो शरीर में दबाने के बाद उसके बाद में क्या परिवर्तन होते हैं ये इसमें बताया गया है। फ्रॉम द चेंज इन द डिग्री ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टमक। तो पेट जो हमारा है, जैसे ही हम खाना पहले गले से उतारते हैं तो पहला जो नीचे जाता है वो स्टमक बोलते हैं उसको, आमाशय। वहाँ जो खाना जाएगा उस खाने को डाइजेशन कितना समय लगता है, मेडिकल साइंस के हिसाब से लगभग 6 घंटे के बाद तक खाना वो स्टमक से नीचे निकल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तक स्टमक में रहेगा। यदि हमारी पाचन शक्ति ठीक है, हम ठीक ठाक काम करें, तो 6 घंटे तक जो हमने खाया था वो स्टमक से नीचे अगली छोटी आंत में चला जाएगा। तो लेकिन मृत्यु के बाद, खाने के बाद कितना समय उसकी मृत्यु हुई और उसमें खाना पड़ा रहा, तो ये उस पर दोनों को कोरिलेट करके पता चल जाएगा कि डाइजेशन हुआ, डाइजेशन की स्थिति क्या है। क्योंकि खाते ही जब हम ऊपर से गले से उतारेंगे तो एक दलिए जैसी, जिसको काइम कहते हैं, फिर काइल आ जाता है, और काइल होके काफ़ी नर्म स्थिति में होते हुए खाना नीचे उतरता है। तो उस स्थिति में यदि मृत्यु हो गई तो डाइजेशन वहीं का वहीं रुक जाएगा, और उस रुके हुए डाइजेशन के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है। और यदि उसका शरीर दबा दिया गया है तब भी वहाँ उसका कुछ हद तक डॉक्टर पता लगाएंगे, यदि पोस्टमार्टम सही और अच्छे तरीके से हो चुका। तो फिर आता है स्टमक कंटेंट्स, पेट में बचे हुए कंटेंट्स, जो अंतर्वस्तु जो खाने की क्या थी उससे भी पता लगा जा सकता है। फिर आता है फ्रॉम दी चेंज ऑफ दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और उसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी के अंदर मैरो बोन रहता है, और वही उसी को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो उससे भी सैंपल लिया जाता है। उसका ये कारण है कि वो डायरेक्ट माइंड से जुड़ा रहता है, और पूरे शरीर का एक तरह का वो नर्वस सिस्टम है, और वो शरीर को कंट्रोल करता है। उसमें ख़ास तरह के एंजाइम्स बनते हैं जो संदेशों को लेकर जाते हैं।
तो उस स्थिति में तुरंत वो एक्शन में लाता है कि उस स्थिति में कौन से एंजाइम बने थे जब उसकी मृत्यु हुई। क्योंकि जैसे ही हम पर डर लगता है तो डर के वक्त एकदम से हमारी बॉडी में तुरंत एंजाइम्स बनते हैं और उन एंजाइम्स की स्थिति के अनुसार उसका क्या रिजल्ट रहा, यदि उसकी सही साइंटिफिक जांच हो जाए तो पता चल सकता है। फिर आता है एंड द नैरो, नहीं ये मैरो है, मैरो सेल्स ऑफ स्टर्नम। मैरो कहते हैं हड्डियों के अंदर जो एक तरह का मज्जा रहता है, मज्जा एक तरह का सॉलिड टिश्यू रहता है, नरम टिश्यू जो हड्डियों में वृद्धि भी करता है और उसके अंदर सेल्स भी बनती है। WBC हमारी हड्डियों के अंदर बनती है, RBC भी हड्डियों में बनती है, खास करके फीमर बोन में। तो ये स्टर्नम जो हड्डी होती है ये है हमारी सामने वाली छाती और पसलियाँ जो फेफड़े हैं ब्रेस्ट को जोड़ रहे हैं, ये पसलियों के बीच में एक जोड़ने वाली हड्डी है जो गले से नीचे उतरते हुए पेट तक आती है। इसको बोलते हैं स्टर्नम, जो पसलियों को जोड़ के दोनों को बना के और हमारे फेफड़े और पेट को कवर करती है और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर भी सामने वाला बनाती है। तो इन दोनों के बीच वाली हड्डी को कहते हैं स्टर्नम बोन। तो ये असल में बोन ना होके कार्टिलेज की बनी होती है। तो इसका जो मैरो निकाला जाता है, इसके अंदर से मज्जा निकाला जाता है और उसकी भी जांच करके जब वो तो पता लगाया जा सकता है मृत्यु के कारणों का, ड्राइंग केसेस का। क्योंकि जब पानी गया था शरीर में तो डायरेक्ट उससे फेफड़ों से होते हुए कॉन्टैक्ट आ जाता है, तो उस स्थिति को डॉक्टर लोग निकालते हैं मैरो सेल्स ऑफ द स्टर्नम, यानी स्टर्नम से मैरो सेल्स का नमूना लेकर। फिर आता है काज एंड मैनर ऑफ ए डेथ। तो यहाँ है कि मृत्यु का कारण और तरीका ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल होता है एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम इंजरीज। अब आती है इंजरीज, शरीर पे जो इंजरी लगी और मौत हो गई, तो अब ये देखा जाएगा कि ये जो इंजरी है क्या ये मौत से पहले थी या मौत के बाद लगी है। तो उस इंजरी की निशानियों से ढूंढा जाएगा, क्योंकि यदि चोट जीवित व्यक्ति के लगती है तो उसमें वाइटल एक्टिविटी, जीवित होने की एक्टिविटी होती है। जब व्यक्ति को जिंदा को चोट लगेगी तो ब्लड निकलेगा, और ब्लड निकलेगा तो ब्लड हमारे शरीर से ब्लड चोट लगते ही एक तरफ ब्लड निकलेगा, दूसरी तरफ उसमें क्लॉटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी थक्का जमाने की, कि ब्लड ना निकले। तो बहुत सारे एंजाइम्स उसमें एक्टिवेट हो जाते हैं और वो प्रक्रिया बनाने शुरू कर देते हैं कि खून ना निकले। लेकिन यदि मरे हुए व्यक्ति कट लगेगा तो जो खून आएगा उसमें वो जीवित प्रक्रिया नहीं होगी, उसको क्लॉटिंग करने की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि शरीर तो मर चुका था और शरीर को पता ही नहीं है कि मुझे खून रोकना है। तो वो जो खून जिंदा व्यक्ति का जो खून निकलेगा और जो मरे हुए व्यक्ति का, अक्सर मरे हुए के चोट लगने के बाद जब उसको चाकू वाकू मार दिए तो खून निकलता रहता है, उस खून में एक लसलसा सापन होता है, उसका कलर भी फिर रेडिश नहीं रहता। तो उन दोनों की चोटों का और खून के नमूने का, तो जो जिंदा व्यक्ति की जब चोट लगेगी तो उसमें स्वेलिंग आएगी। जब हमारे जिंदा में कट लगता है तो एकदम से उसको रोकने के लिए कोशिकाएं काम करनी शुरू करती हैं, कोशिकाएं एकदम सिरे फूल जाते हैं, तो सूजन आने लग जाती है, साथ में सूजन आती है और त्वचा जो है फूल जाती है वहाँ से, और वो हटती है, थोड़ी थोड़ी दूर हट जाती है। लेकिन यदि मरे हुए व्यक्ति को कट लगाया जाए तो शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्किन वैसे की वैसे ही रहेगी। तो उस चोटों से ये पता लगाया जा सकता है कि चोट जिंदा के लगी थी या मृत व्यक्ति के लगी थी। फिर आता है एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स स्केलेटल एंड यहाँ फिर गलत लिखा है एंड म्यूटिलेटेड रिमेन्स, जांच करना ह्यूमन के बचे हुए स्केलेटल यानी उसके बची हुई हड्डियों से, और म्यूटिलेटेड जो बड़ी बुरी हालत में उसके रिमेन्स बचे हुए हैं, जो बचे हुए हिस्से हैं, क्षत विक्षत हिस्से, यानी ये एक आदमी का कंकाल या बॉडी के टुकड़े मिलते हैं कहीं बुरी हालत में, तो उससे ये कैसे पहचान की जाए कि वो आदमी है
औरत है उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, तो वो और उसका और चीज़ें किस तरह से, तो उसकी पहचान कैसे स्थापित की जाए। तो उसको करने के जो तरीके हैं वो सामान्यतः ये है कि कुछ भी अगर हिस्सा बॉडी का मिलता है तो उससे ये थोड़ा पता चल जाएगा कि वो सेक्स उसका स्थापित हो सकेगा। अगर बिल्कुल ही गली हुई हड्डियाँ या सिर्फ हड्डियाँ ही मिलती हैं तो फिर हड्डियों को उसका कुछ डॉक्टरी हिसाब से लीगल एस्पेक्ट्स है कि उस हिसाब से उसका कि हड्डियों का भार, जो हड्डियों का जो डेंसिटी होती है वो मेल्स की कुछ ज़्यादा है, मेल्स की हड्डियाँ भारी रहेंगी, फीमेल्स की हल्की रहेंगी। अगर हिप बोन्स मिल जाती हैं तो मेल्स की हिप बोन जो है वो थोड़ी टाइट और छोटी किस्म की, मजबूत किस्म की, लेकिन कम जगह घेरने वाली होंगी। फीमेल्स की अगर हिप बोन्स मिलती हैं तो पेल्विक गर्डल जिसको कहते हैं, तो वो थोड़ी उसमें जो जॉइंट से जहाँ है वो उसमें लचीलापन मिलेगा और वो थोड़ी खुले रूप में मिलेंगी। और हल्का सा हड्डी को जो डेंसिटी है उस हिसाब से उसका भार भी कम ज़्यादा होता है। यदि फिंगर्स मिल जाती, फिंगर्स की हड्डियाँ, तो वो थोड़ी पतली मिलेंगी, लंबाई में मिलेंगी। जो बाजू की हड्डियाँ हैं वो थोड़ी सी अलग पैटर्न में मिलेंगी। खोपड़ी जो महिलाओं की होती है वो कम स्टिफ और थोड़ी कम पतली मिलती हैं। मेल्स की जो खोपड़ी है वो थोड़ी चौड़ाई में ऊपर से मिलती है और थोड़ी मजबूती में मिलती है। जो जा बोन्स हैं, जो हड्डियों का जबड़ा होता है दांतों वाला, वो भी मेल्स में थोड़ा टाइट रहता है और फीमेल्स में कम रहता है। हड्डियों की मजबूती उम्र के साथ साथ महिलाओं में कम होने लगती है, जिसको कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। यदि उससे भी पता चल जाए तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मेल या फीमेल की हड्डियां हैं। तो काफ़ी तरीके हैं, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी उम्र के हिसाब से या समय के उसके जैसे जैसे बॉडी मिलती है तो कम आते हैं। और अक्सर ऐसे रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा कोई भरोसेमंद नहीं रहते मौजूदा परिस्थितियों में, क्योंकि जांच करने वाले और तरीके हैं जांच करने वाले उस शिद्दत के साथ उसको जांच करते नहीं हैं या उनको पूरे रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। तो इस तरह से स्टेट्यूर या स्टेचर फॉर द पर्पज़ ऑफ आइडेंटिटी। स्टेचर होता है कद, हमारा जो कद है वो आइडेंटिटी के पर्पज़ से क्या लिहाज है कि हड्डियों का जो कंकाल मिला है मेल या फीमेल का, तो उसको स्टैच्यूर जिस या स्टेचर कहा जाता है कद काठ के हिसाब से, यानी फिजिक कैसा है। यदि दो कंकाल मिलते हैं तो काफ़ी हद तक उसमें वो अंदाज़ा तो लग जाता है कि ये मेल का है या फीमेल का है। तो लगभग 80 से 70, 80, 90% दोनों में 10-15% का जो वेरिएशन या डेविएशन वो रहता है और काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग सकता है कि ये मेल का या फीमेल का। वैसे आजकल कंप्यूटर साइंस से भी उसका काफ़ी हद तक उसके ऊपर दोबारा उसकी बॉडी स्ट्रक्चर एक तरह से बना दी जाती है और उसका फेस को भी रिकॉग्नाइज या फेस भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है कि वो संभावित हड्डी है तो उस पर किस तरह की बॉडी होंगी। तो वो भी आजकल टेक्निक्स डायमेंशनल टेक्निक से 3 डायमेंशनल से बनाने की कोशिश करते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये जो मिला है स्केलेटन हमें जो रिमेन मिला है म्यूटिलेटेड हालत में मेल का है या फीमेल का है। फिर आता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड कहते हैं भ्रूण हत्या को। अनवांटेड, सामान्यतः अनवांटेड जो चाइल्ड है उसकी जो मृत्यु है या उसको मार देना किसी तरीके से, उसको इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। इसमें डेफिनेशन है कि अनवांटेड चाइल्ड की इंटेंशनल डेथ करना वो इन्फेंटिसाइड है। साइड का मतलब मार देना, होमिसाइड की तरह इन्फेंटिसाइड है। फिर आती है डेड बॉर्न। डेड बॉर्न का मतलब है कि जो लगभग 24 वीक्स का जो फीटस है, जो भ्रूण है, जो जिसका जन्म हुआ है, वो सामान्यतः जन्म नहीं होता, वो आमतौर पे माता के शरीर के अंदर ही, भ्रूण के अंदर ही उसकी
डेथ हो चुकी होती है और उसको डेड बॉर्न कहा जाता है। नहीं, डेड बॉर्न का मतलब, सॉरी, यहाँ डेड बॉर्न का मतलब ये है कि जब वो जन्म लिया उसने तब तक वो ज़िंदा था, लेकिन वो इस तरह का नहीं था कि वो ज़िंदा रह सके, और उसको डेड बॉर्न कहा जाता है। जो स्टिल बॉर्न है ये होता है 20 से 28 हफ्ते की उम्र का, और ये माँ के शरीर के अंदर ही इसकी मेडिकल या किसी और कारण से मौत हो जाती है, उसको स्टिल बॉर्न कहा जाता है। जो शरीर के अंदर ही मर गया वो स्टिल बॉर्न है। फिर आता है वाइबल फिट्स, कि ऐसा फीटस जिसने जब जन्म लिया जो 6 महीने से ऊपर का था, तो वो तब तक जिंदा था और वो इन कंडीशंस में है कि माँ के शरीर से अलग होकर वो जिंदा रह सकेगा, उसको कहते हैं वाइबल फीटस। जो जिंदा रहने लायक है, उसके स्टैंडर्ड की वो जिंदा रह सकता है, हालांकि वो प्री मैच्योर है, 24 हफ्ते के लगभग या 6 महीने का। फिर आता है क्राइटेरिया फॉर सेपरेट एग्जिस्टेंस, तो कौन सा फीटस है जो सेपरेट एग्जिस्टेंस, जो माँ के शरीर से अलग होकर भी जिंदा कब रह सकता है, तो कम से कम उसको 6 महीने का होना चाहिए। ये उसका क्राइटेरिया है कि यदि इस तरह से वो है तो वो जिंदा रह सकता है, यदि बाकी परिस्थितियाँ उसके काम की हुई। इसका मतलब ये है कि मोस्टली कभी कभी हम देखते हैं कि अनवांटेड जो फीटस हैं वो मिलते हैं लाइव या डेड, तो फिर वहाँ उसको मेडिको लीगल तरीके से उसकी जांच करनी पड़ती है पुलिस को या दूसरे लोगों को, कि वो जो इस तरह का किसी क्राइम का नतीजा है फीटस या सामान्य है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। फिर आता है एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन होता है शरीर को, किसी गड़े हुए शरीर को खोदकर निकालना और उसकी जांच करना। तो ये है सेक्शन 176 CRPC में। ये वही है कि जब किसी व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हुई उसके शरीर को दबा दिया गया और बाद में किसी कारणों से ये जांच करनी पड़े कि उसकी जो मौत थी वो अननेचुरल थी और उसके शरीर को निकाला जाए, तो ये सेक्शन 176 में है। और कभी कभी हत्या वाले मामलों में लोग अचानक शरीर को मारने के बाद दबा देते हैं, तो फिर उसको निकाला जाता है। श्री गंगानगर के पास गणेश्वरगढ़ गांव में भी कई साल पहले एक मौलवी था जो मोमडन था, माँ बाप बेटे, उन्होंने वहाँ की एक छोटी बच्ची को रेप के बाद उसकी हत्या करके उसके शरीर को दबा दिया था, और फिर कई दिनों बाद वो पकड़े गए तो उसको एक्सह्यूमेशन के द्वारा उस बच्ची के शरीर को निकाला गया था। तो रूल्स एंड प्रोसीजर वही है जो सेक्शन 176 में दिए गए हैं। फिर आता है पॉइजन्स। पॉइजन्स का मतलब है जहर। टॉक्सिकोलॉजी कहती है कि ऐसी कोई चीज़, कुछ भी जहर नहीं है, और एक्सेस ऑफ एनीथिंग या एवरीथिंग इज़ पॉइजन। कुछ भी जहर नहीं है, हर चीज़ हम खा सकते हैं, हजम कर सकते हैं, लेकिन जो किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाए, चाहे हम खाना भी खाते हैं, उसकी भी अगर एक्सेस है तो वो जहर है, ये टॉक्सिकोलॉजी कहती है। तो यहाँ इसको सामान्य मेडिको लीगल एस्पेक्ट के हिसाब से इसके क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स क्या क्या हो सकते हैं, ये हैं कि कितने इनके वर्गीकरण हो सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। डायग्नोसिस पॉइजनिंग, किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया या उसको जहर दिया गया या जहर उसके शरीर में किसी तरह से चला गया, तो उसको डायग्नोस कैसे करना है, तो ये इसी तरीक़ों को पढ़ के कि पहचान के द्वारा ही कि कौन सा जहर कैसे काम करता है, उसके करैक्टर्स क्या हो सकते हैं, बॉडी पे कैसे काम करता है, खाने वाले पे कैसे करता है, यदि उसका नशा है तो कैसा करता है, उन्हीं तरीक़ों के हिसाब से ही डॉक्टर लोग या एक्सपर्ट लोग इसकी पहचान करते हैं। फिर आता है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजनिंग केस। तो एग्जामिनेशन भी वैसे ही होता है, यदि ये पता चल जाए डॉक्टर को कि कौन सा जहर खाया गया है, तो उसको जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू कर लेगा और उसकी पहचान उसके लिए और इजी हो जाएगी। सामान्यतः जैसे किसी व्यक्ति ने कोई पॉइजन लिया है जाने या अनजाने, तो वो या वॉमिटिंग करेगा या उसको नशा होगा, वैसी हरकतें करेगा, और उन चीज़ों से उसको उसका वॉमिटिंग से बदबू आएगी,
उसकी ब्लड सैंपल लेके, उसका यूरिन सैंपल लेके, हालांकि उसमें समय लग जाता है, उन चीज़ों से और दूसरी कुछ चीज़ों से या उसके शरीर पर पड़े हुए लक्षण भी मिल सकते हैं, जो बचा हुआ उसका रिमेन होगा, उससे भी उसका पता डॉक्टर करने की कोशिश करेगा कि किस तरह का वो जहर उसने खाया है एग्जामिनेशन द्वारा। फिर आता है ब्रीफ टॉक्सिकोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग कॉमन पॉइजन्स। तो इनसे ये जो सामान्य पॉइजन्स हैं इनके बारे में आपको ब्रीफ टॉक्सिकोलॉजी का मतलब है जहर विज्ञान या उनके लक्षण, वो किस तरह के जहर हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। तो कौन कौन से इनको अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ जो पॉइजन्स हैं वो वेजिटेबल्स से मिलते हैं, वनस्पतिक जिनको कहा जाता है। उनमें आता है ओपियम, जो अफीम है, जो एक तरह के पौधे से निकलती है और ये एक तरह का मार्च के महीने में निकलती है और एक कैप्सूल शेप का इसका फ्रूट होता है, उसके ऊपर चीरा लगाते हैं तो लिक्विड निकलता है जिसको एल्केलॉइड कहते हैं। फिर उसको लेटेक्स टाइप का, फिर उसको इकट्ठा करके काले रंग की ओपियम बन जाती है और जिसमें जो मटेरियल होता है वो सोमनीफेरम उसका केमिकल नेम होता है और इसी सोमनीफेरम की ही बाद में हेरोइन लोग बना लेते हैं। फिर है धतूरा। धतूरा भी एक प्लांट है, ये अक्सर सड़कों के किनारे बीड्स के रूप में, झाड़ियों के रूप में उगा रहता है। सफ़ेद इसके फूल होते हैं और गोल इसका फ्रूट रहता है। जिस तरह से आजकल हम वायरस की फ़ोटो देख रहे हैं कांटेदार, बिल्कुल ये वैसा ही रहता है। ये अक्सर सड़कों के किनारे जंगली रूप में उगा रहता है। शिव जी का भी इसको चढ़ावा चढ़ाया जाता है, लोग अक्सर चढ़ाते हैं। भांग धतूरा कहते हैं जिसको। फिर आता है बारबी वेरेट्स, ये असल में बारबी चूरेट्स है। तो ये भी एक तरह की वनस्पति है, वेजिटेबल है, उससे ये केमिकल बनता है और इसका नशा होता है। फिर है कैनाबिस इंडिया, जिसको मारिजुआना या भांग भी कहा जाता है हमारे यहाँ। सड़कों के किनारे ये नीम के पत्तों जैसी शक्ल की झाड़ियों के रूप में, 3-4 फीट की झाड़ी के रूप में सड़कों के किनारे जहाँ पानी ज़्यादा मिले वहाँ बहुत खड़ी रहती है और साधु लोग इसको रगड़ के इसके पत्ते पीते रहते हैं। फिर आता है मेटल्स, पहले वेजिटेबल से था, दूसरा ये मेटल से धातुओं वाले हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक एक तरह का मेटल से बनता है। यदि आपने एविडेंस में पढ़ा था स्टेट वर्सेस बलविंदर कौर वाला केस, तो उसमें जो उसमें फोटोग्राफी वाला केमिकल जो दिया गया था उसमें आर्सेनिक का ही जहर का इस्तेमाल करने की बात की गई। तो आर्सेनिक का जहर असल में धीरे धीरे पुराने वक्त लोगों को देते थे, जिससे धीरे धीरे मौत होती थी, पता नहीं चलता था। लेकिन इसका जो केमिकल एनालिसिस करते हैं तो बालों में इसके सिम्टम्स मिलते हैं या नाखूनों पर मिलते हैं। फिर आता है कॉपर सल्फेट, जिसको नीला तोता भी कहा जाता है। ये छोटे मोटे रोडेंट्स को मारने के लिए और खेती के कामों में पेड़ पौधे, जो फलों वाले पौधों की जड़ों में इसको कोट किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है ताकि कीड़े वगैरह नहीं लगें। लेड एक तरह का केमिकल है जो फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। जो बैटरियाँ हैं हमारी, उसमें प्लेट इसकी लगी रहती हैं और पंजाब में आने वाले पानी से इसका काफ़ी इसमें प्रदूषण के रूप में आ रहा है, हमें जो पीने को मिलता है, इससे कैंसर भी होने की संभावना बताई जा रही है। लेड है, ये भारी धातुओं की श्रेणी में, भारी हैवी मेटल्स में आता है। फिर है स्ट्रिक्निन, जिसको कुचला कहा जाता है। ये एक प्लांट से ही निकलता है, प्लांट के बीजों से। पहले अक्सर नगर परिषद वाले कुत्तों को मारने के लिए, आवारा कुत्तों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे और पुराने वक्त लोग दुश्मन को मारने के लिए भी जहर के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। फिर आते हैं सिंथेसाइज्ड, पहले वाला वनस्पति से मिल रहा था, दूसरा मेटल का था, तीसरा सिंथेसाइज होता है कि एक चीज़ हमारे पास है और हम दिमाग का या कुछ विधि का उपयोग करके दूसरी चीज़ उससे सिंथेसाइज करते हैं, उससे अलग करते हैं। जैसे कोकेन है, तो हीरोइन जो अफीम होती है, अफीम के साथ ही कुछ एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह की रिएक्शन करवा के उससे कोकेन, जो बहुत हैवी नशा है, वो बनाया जाता है सिंथेसाइज करके। इस तरह से अल्कोहल है, जो मीठी चीज़ों से, गुड़ और चीनी से सिंथेसाइज करके उसके अल्कोहल या शराब बनाई जाती है।
जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। इसके लक्षण भी हैं, डेली यूज़ का होने वाला नशा है। फिर आते हैं कंपाउंड्स। ये कुछ मेटल कंपाउंड्स या कुछ ऑर्गेनिक या कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है जो अक्सर पेस्टिसाइड फसलों में इस्तेमाल होते हैं। फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक गैस है जो कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम कुछ जलाते हैं तब निकलती है। अक्सर सर्दियों में लोग रात को अंगीठी जलाकर बंद कमरा करके सो जाते हैं और दिन में वो सब मरे हुए मिलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम है। ये हमारे शरीर में इस तरह से जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता यदि बंद खिड़कियों में लोग जलाते हैं। जब कार्बन को, कोयले को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और ये शरीर में जाती है। तो पोस्टमार्टम में पता चलता है खून जो है एकदम चटक लाल रंग का निकलता है। तो शांतिपूर्ण मौत के लिए भी इसका लोग इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में ये घटनाएं होती हैं। फिर आता है, यहाँ भी गलत लिखा है, हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो ये एक तरह का हैवीली जो केमिकल है जो जहर का काम करता है और ये वैसे फ्लेमेबल है और हल्का है और पेट्रोल की तरह ये उड़ता भी है। जिस तरह से पेट्रोल की गंध आती है, पेट्रोल उड़ जाता है, वैसा ही ये भी उड़ता है। फिर आता है पोटेशियम साइनाइड। ये हाइड्रोनिक साइनाइड का भाई है। वैसे पोटेशियम साइनाइड सबसे गंभीरतम अपराधों किस्म का जहर है जो बहुत जल्दी असर करता है और सांस के जो सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको एकदम ब्लॉक करता है। अक्सर जो उग्रवादी लोग हैं इसके कैप्सूल अपने पास रखते हैं कि पकड़े जाने पर इसका एकदम से खा लिया जाएगा। वो पोटेशियम साइनाइड होता है। फिर होता है फास्फोरस। जो फास्फोरस से बने हुए ही केमिकल्स होते हैं, जैसे फास्फीन है, जो एल्युमिनियम फास्फाइड है, जो एक तरह की गोलियां आती हैं जिसको लोग चावल या गेहूं में रखते हैं कि कीड़े ना लगें और धीरे धीरे गैस रिलीज होती है और इसका भी इस्तेमाल लोग बाद में कभी कभी सुसाइड के लिए कर लेते हैं। फिर आता है स्नेक बाइट। स्नेक में जो जहर होता है कई तरह के सांपों में, वो 3 तरह के मोस्टली जहर होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक जो नर्वस सिस्टम पे काम करता है, हीमोटॉक्सिक जो ब्लड पे इस तरह से काम करता है कि ब्लड जो है वो उसका कोगुलेट हो जाता है, वो ब्लड जम जाता है या फिर उसको प्लाज्मा उसका अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं हीमोटॉक्सिक। और दूसरा होता है मायोटॉक्सिक। मायोटॉक्सिक जो वो होता है कि उससे एकदम मृत्यु नहीं होती लेकिन शरीर जो है वो गलने लग जाता है धीरे धीरे। इस तरह से सांपों में 3 प्रकार के जहर हैं, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक होते हैं जैसे कोबरा वगैरह में, और हीमोटॉक्सिक हैं क्रेत वगैरह में, और मायोटॉक्सिक जिनको हम कहते हैं कम जहरीले, तो वो शरीर को गलाने वाले हैं। तो इस तरह से ये आपका होता है स्नेक बाइट। तो केसेज हैं 4, लेकिन ये केसेज वगैरह के मैंने खोज की है तो ये मिले नहीं आज कहीं। तो इस तरह से ये आपका लास्ट वाला टॉपिक है जो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन यहाँ ये छोटे छोटे टर्म्स हैं तो इसलिए आप इसको अपने पढ़ें और याद करें और अच्छी मेहनत करें। ओके, गुड लक एंड थैंक यू।